हम इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जीत है भारत की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने का फैसला दिया है। जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती और वो अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। अदालत ने साफ साफ कहा है कि जिन अधिकारों की रक्षा की बात भारत कर रहा है वो सही है और ये बात सही है कि मृत्यु दंड से रोकने के लिए फिलहाल पाकिस्तान को निर्देश देना जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को दिया है बड़ा झटका और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो आरोप जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कुलभूषण जाधव के ऊपर पाकिस्तान ने लगाए, उनके बावजूद वियना कन्वेंशन की जो प्रोविजंस हैं वो लागू रहेंगे, यानी उनको कॉन्सुलर एक्सेस न देना, भारत की 16 बार मांग के बावजूद उनकी भारत के कॉन्सुलर से बातचीत न होने देना यह गलत था और इसीलिए उनकी फांसी पर फिलहाल फौरी तौर पर रोक लगाने का आदेश अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने दिया है। यह इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की बड़ी जीत है, भारत के तर्कों की दलीलों की बड़ी जीत है और पाकिस्तान की करारी हार है। एक बार फिर आपको बता दें, इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी के मामले में पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को वियना संधि के तहत कॉन्सुलर एक्सेस मिलनी चाहिए थी। आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को विवादित मामला बताया। के मनन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं। मनन साहब, बड़ी जीत भारत की और फौरी राहत जरूर है जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई अदालत नहीं कर लेती और सारी दलीलें जो भारत की तरफ से दी गई थी वो सब की सब अदालत ने स्वीकार की हैं, एक्सेप्ट की हैं और पाकिस्तान की दलीलों को नाकाफी माना है। आप क्या कहेंगे? भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। इससे बड़ी जीत भारतवर्ष के लिए कोई नहीं हो सकती। इंटरनेशनल कोर्ट का ये बड़ा फैसला भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए हरीश साल्वे को, भारतवर्ष की सरकार को, दोनों को बधाई। जी हाँ, हरीश साल्वे जाने माने वकील हैं, उन्होंने भारत का पक्ष इस मामले में रखा था। लेकिन अब ये सवाल जरूर मनन साहब बना रहेगा, पाकिस्तान जिसे एक रोग स्टेट कहा जाता है, क्या वो इस फैसले का सम्मान करेगा और अगर नहीं करता है तो फिर क्या इसका हश्र हो सकता है? हशर वन बाई वन देखो, चूंकि मीडिया के थ्रू अगर हम किसी बात का पहले ही विश्लेषण कर लें या किसी बात को हम पहले ही रख दें तो उसकी फिर कल को वजह नहीं बनेगी कोई भी। इसलिए इस चीज़ का विश्लेषण ना करते हुए मैं इस स्टेज पे इतना ही रिक्वेस्ट आप लोगों को भी करूँगा कि कई बार हम मीडिया के थ्रू बहुत चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जिससे पाकिस्तान आगाह हो जाता है। एक फौजदारी में सबसे बड़ी बात ये होती है, वी हैव टू कीप द कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट, वी हैव नॉट टू डिस्क्लोज अवर डिफेंस। सो इसलिए ऐसी कोई भी मैं टिप्पणी नहीं करूँगा जिससे कल को इस केस पर या केस की आर्गुमेंट्स पर किसी प्रकार का कोई बाधा आए। अच्छा, लेकिन मनन साहब ये बताएं कि आपने जजमेंट सुना, अभी जितना वहां के जज पढ़ के सुना रहे थे, अब भारत का कौन सा मेरिट सबसे बड़ी बात ज्यूरिसडिक्शन की थी। जी, सबसे बड़ी जो उन्होंने हमारा जो उन्होंने पक्ष काटने का प्रयत्न किया था वो ज्यूरिसडिक्शन था और उस ज्यूरिसडिक्शन के पॉइंट को उन्होंने ओवरलुक कर दिया, ओवर रूल कर दिया और ये सबसे बड़ी भारत की जीत है। नहीं तो अगर ज्यूरिसडिक्शन पर ही मामला अगर ये अटक जाता तो भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाती। तो कल जो आज जो केस आगे बढ़ा है तो शायद आज ही ख़त्म हो जाता। तो ज्यूरिसडिक्शन का जो पॉइंट था, जिसके लिए सबसे बड़ा उन्होंने पॉइंट बना के, सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर ये आर्गूमेंट्स, ये दलील उस कोर्ट में दी थी, उस बांध को हमने आज पार कर लिया है। ठीक। योगेंद्र जी, अभी जो मनन साहब ने बताया कि पहली बाधा यह थी कि अदालत ये मामला सुन भी सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब यहां से आगे की क्या कार्रवाई होगी? ये फौरी राहत समझी जाए जब तक कि दोनों पक्षों को कुलभूषण यादव की सजा किन परिस्थितियों में दी गई वो अदालत के सामने पहुंचती है और फिर फाइनल फैसला और आगे जाकर आएगा। हेलो, हाँ, मैं एक्चुअली आई एम ऑन अनदर टीवी चैनल, तो जस्ट सेंड मी एन एसएमएस प्लीज क्विकली। तो शायद हमारी आवाज गई नहीं। इनके सिंह साहब स्टूडियो में, उन्होंने पूरा फैसला सुना था। सिंह साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? क्योंकि इंटरनेशनल
फोरा पे शायद आने वाले 10-20 साल तक एक उदाहरण के रूप में होंगे। पहला तो ये कि बाइलेटरल कन्वेंशंस, बाइलेटरल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो इक्लिप्स नहीं करेंगे, वो ग्रहण नहीं लगाएंगे किसी भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट पे या उसके प्रोविजन पे। ये आज उन्होंने एक बेसिक इसको समझाते भी जाइए कि पाकिस्तान ने कहा कि 2008 की हमारी उनकी कुछ संधि है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय अदालत इसको नहीं सुन सकती। मैं आपके व्यूअर्स को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2008 का जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक बाइलेटरल एग्रीमेंट था, द्विपक्षीय एग्रीमेंट था, उसके तहत यह था कि अगर कोई राजनीतिक या सुरक्षा कारणों से कोई व्यक्ति अगर बंद होता है तो दोनों में से कोई देश इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर वो सुरक्षा कारणों से है। अब पाकिस्तान बार बार वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट में यही कह रहा था कि साहब ये सिक्योरिटी थ्रेट थे, ये स्पाई थे, यही उसका ग्राउंड था लेकर। इसी वजह से ये इन्वोक कर रहा था 2008 का जो एग्रीमेंट था उसको बार बार वो इंटरनेशनल कोर्ट को दिखा रहा था कि हमारे भारत के बीच में ये है एग्रीमेंट है। आज कोर्ट ने ये प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया है कि बाइलेटरल अगर कोई आपके समझौते होते हैं वो हमेशा इक्लिप्स नहीं करेंगे जो इंटरनेशनल, वरना यूएनओ का कोई मतलब ही नहीं है, यूएन कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं इंटरनेशनल का। ये सिन्हा साहब से मैं जानना चाहता हूं, ये आरोप जो पाकिस्तान ने बार बार लगाया कि कुलभूषण जाधव जासूस है, कुलभूषण जाधव आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है? देखिए, इस जगह पे कोर्ट ने खाली जुरिस्डिक्शन की बात की है और हिंदुस्तान का जो राइट है, राइट ऑफ कंसुलर एक्सेस, उसको माना है। देखिए सौरभ जी, 4 बिंदुओं पर मैं टिप्पणी करना पड़ेगा, मुझे 2-3 मिनट का टाइम दीजिएगा। किसी भी न्याय व्यवस्था या न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख चीज़ें हैं। क्या कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, क्या लॉज एप्लीकेबल हैं उस इंडिविजुअल पे, क्या ऑफेंस सबूत के माध्यम से पूरी तरह से साबित है, और चौथा चीज कि एडिक्वेट जस्टिस मिला है कि नहीं, और प्रोसीजर और इंटरनेशनल लॉ इस केस में फॉलो हुआ है कि नहीं। जी, पहला चीज कि क्या सिन्हा साहब मुझे आप 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। उज्जवल निकम इस फैसले पर कुछ कह रहे हैं, वो सुन लें एक बार, फिर मैं आपके पास आता हूं। Strongly rejected Pak's argument, saying that the order of the ICJ is mandatory and the binding upon the Pak. Not only that, but it has given a prohibitory order saying that till the final disposal of the matter before the ICJ, Pak shall endeavor that in no case Mr. Jadhav should be executed, and also inform to the ICJ about the measures which are taken by the Pak. ये उज्जवल निकम को आप सुन रहे थे कि अंतिम फैसला आने तक पाकिस्तान पर ये रोक लगाई गई है कि वो इस सजा को तामील नहीं करेगा। सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं 1 मिनट में, लेकिन अश्वनी जो मुंबई में हमारे से होगी, उनके साथ कुलभूषण जाधव के जानने वाले, उनके दोस्त मित्र लोग हैं। बड़ी जीत भारत के लिए और कुलभूषण जाधव के लिए। अश्विनी, क्या कहना है आपके साथ जो लोग हैं उनका? चलिए, मेरे साथ उनके पारिवारिक मित्र हैं सभी। वंदना जी, क्या रिएक्शन है? अब पूरी तरह से जीत हासिल हो गई है। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। बड़ी राहत है ये। हाँ, बड़ी राहत है। कुलभूषण जाधव जी को अभी राहत है, केस में जान आ गई है। भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या कहेंगे आप? आपके बहुत पुराने मित्र हैं, बचपन के साथी रहे हैं, किस तरह से इसका रिएक्शन देंगे? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी राहत चाहे कि उनको वकील मिल गया, उससे उनको एक प्रकार से सहारा मिल गया। फांसी की सजा पर भी रोक लग गई है फिलहाल फांसी की सजा रोक लगे तो बहुत खुशी हुई हमें। खुशी हुई, इस खुशी का कोई अपार नहीं हमारे। वंदना जी से बहुत करीबी रिश्ते थे इनके परिवार से। वंदना जी, फांसी की सजा भी रोक लग गई है, काउंसलर एक्सेस मिल गया है, आप लोग सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे थे और जिस तरह से हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखा भारत का, वो से काफी प्रभावित जो है आप सुबह दिखाई दे रही थी बातचीत के दौरान। अभी थोड़ी राहत मिली है क्योंकि कुलभूषण जाधव जी को एक वकील मिला है। अपना वकील देखो अभी भारत का क्या जादू करेगा, कुलभूषण जाधव जी वापस ही आएंगे। ये खुशी की लहर है। सुबह से लगातार ये सभी सोच रहे थे आखिरकार क्या फैसला आएगा। लोगों के चेहरे पर चिंता की जो रेखाएं थी, अब आप सीधे तौर पर खुशी देख सकते हैं। भारत माता की जय के नारे, जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। अच्छा, बुकुल रोहतगी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आते हैं आपके पास अश्विनी। सपूत को लोगों ने किस तरह से पाकिस्तान अथॉरिटीज ने फंसाया, उसे फांसी की सजा तक जो है का ऐलान।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी इस मामले में कुछ कह रहे थे, उनकी आवाज़ लेकिन साफ नहीं पहुंच रही है, उनकी बात आपको दोबारा सुनवाएंगे। सरकार के लिए लेकिन बड़ी जीत है। जनरल सिन्हा, एक बार फिर और इस बार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और यह साबित हो गया आज कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के साथ जो किया था वो अनैतिक था, गलत था। देखिए, जो मैं 4 बिंदुओं पर जो टिप्पणी करना था, मुझे 2-3 मिनट का इंटरप्रेटेड मौका दीजिएगा। पहली बात है कि क्या, पहला प्रश्न, क्या पाकिस्तान का मिलिट्री कोड कमांडर जाधव पे एप्लीकेबल है कि नहीं? नहीं। कमांडर जाधव एक इंडियन नेवी का ऑफिसर था, 2002 में रिटायर किया। इवन हिंदुस्तान का नेवल एक्ट, इंडियन नेवल एक्ट, उस पर 2005 के बाद एप्लीकेबल नहीं है। तो पाकिस्तान का आर्मी एक्ट एक हिंदुस्तान के नेवल ऑफिसर पे कैसे एप्लीकेबल होगा, प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या यह जब वो ईरान से पिकअप किया गया एक आतंकवादी संगठन जैशुल आदिल के माध्यम से, और जैशुल आदिल जो आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान ISI को बेच दिया और दिखाया गया कि बलूचिस्तान से पिकअप किया गया है जी, तो पाकिस्तान का तो लॉज ही एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी बात, ज्यूरिसडिक्शन के बाद संदर्भ में कि 2014 में पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट की रचना हुई थी विथ सनसेट क्लॉज 2 साल के लिए। वो 2 साल 2016 में खत्म होता है, अभी 2017 चल रहा है, तो सनसेट क्लॉज क्यों नहीं एप्लीकेबल हुआ पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट पे? जून 2016 में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने कहा था कि पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट कंगारू कोर्ट है, उसमें न्याय हो ही नहीं सकता है जी। तो इसको सब मद्देनजर रखते हुए कहिए तो ज्यूरिसडिक्शन पाकिस्तान का मिलिट्री कोर्ट है ही नहीं। और जब सवाल तो ये उठता है कि जब पाकिस्तान में सिविल कोर्ट है तो मिलिट्री कोर्ट का सारा क्यों लिया गया? दूसरी बात कि क्या साहब, मैं जरा इस पर आपने जो बात की इस पर बाकियों की राय लेना चाहता हूं। माफ कीजिएगा जनरल साहब। मनन साहब, ये बताइएगा कि जो बातें जनरल साहब अभी सारे कह रहे हैं, ये सारे मुद्दे भारत ने उठाए पाकिस्तान के सामने, अब इंटरनेशनल कोर्ट के सामने क्या अगला मुकदमा इस बात का होगा कि फांसी की सजा किन परिस्थितियों में दी गई, वो सही थी या गलत थी? अब ये आधी लड़ाई है, फौरी राहत है, अब आगे की जंग बाकी है। वो कह रहा है अब इंटरनेशनल कोर्ट इस पर ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवा सकती है और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को उसका मुआयना करेगी, विश्लेषण करेगी, क्या उन पे जो चार्जेस लगाए हैं बनते थे या नहीं बनते थे, उसके लिए कौन से पुख्ता सबूत पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन ने दिए हैं, अगर वो सफिशेंट हैं या नहीं है, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण होगा और 11 जजेस बैठकर उसका विश्लेषण करेंगे और दोनों पार्टीज़ का, दोनों देशों की फिर से आर्गूमेंट्स इन डिटेल होगी। चूँकि जो जुरिसडिक्शन का पॉइंट था वो हमने अब आज तय कर लिया, वो ब्रिज पार कर दिया। इसके बाद तो अब डिटेल में आर्गूमेंट्स होगी, ट्रायल पर देखा जाएगा क्या ये ट्रायल सही हुआ नहीं हुआ, क्या ये फांसी दी गई है ये उचित है या नहीं है। अब इसका विश्लेषण एक डीपली हर जज अपने तरह से अध्ययन करेगा। तो इसलिए मेरा मानना अभी भी यही है कि पाकिस्तान फिर दोबारा से मुंह की खाएगा, चूँकि एक्स पार्टी बिना किसी वकील के, बिना कोई भी कानूनी सलाह दिए एक आदमी को अंधेर कोठरी में डालकर सजा कर देना, ये कोई न्याय संगत और न्यायपूर्वक नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ अमरेंद्र सरन जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं भारत के। शरण साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसको आप भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहते हुए कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? हरीश साल्वे ने जाकर भारत का पक्ष रखा, जोरदार तरीके से रखा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की, और जो भारत की टीम गई थी उसको मैं बधाई देता हूं और अपने मित्र हरीश साल्वे जी को बहुत बधाई देता हूं कि इतने शानदार विजय आज भारत को मिला है। आज राजनयिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान की टीम का बहुत बड़ा पराजय हुआ है। उनके सारे ऑब्जेक्शंस को कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है तीन या चार कारणों से। सबसे पहली बात तो यह है कि कुलभूषण जाधव की फांसी को रोक लगा दिया गया। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि यह हमारे जुरिसडिक्शन में आता है और जुरिसडिक्शनल ऑब्जेक्शन को उन्होंने निरस्त कर दिया। तीसरी बात यह है कि उन्होंने ये मान लिया कि काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए था और काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया। अगर काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाता है तो ये अपने आप में फेलियर ऑफ जस्टिस है। अगर आप क्लॉज 36 ऑफ वियना कन्वेंशन देखेंगे ऑन काउंसलर रिलेशनशिप,
तो उसमें काउंसलर एक्सेस दिया जाना तो आवश्यक है। उसके अलावा एक बार अगर काउंसलर एक्सेस मांगा गया तो फॉरेनर सिटीजन के बारे में उसके ऊपर क्या फैसला हुआ, क्या उसके ऊपर गवाही है, इस सब का खबर उनको देना था। उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। ये सही कहा है जनरल साहब ने कि वो बिल्कुल कंगारू कोर्ट है। वो आप एक आदमी को पकड़ के लाते ईरान से, अपने कस्टडी में रखते हैं और कई दिनों के बाद उसे एक आप कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के महीनों बाद आप एक एफआईआर दर्ज करते हैं और 4 दिन के अंदर फैसला सुना देते हैं। नो वकील, नो अपील, नो दलील, ऐसे कैसे फैसला हो सकता भाई जी। और किसी को डेथ सेंटेंस। ठीक। और कोर्ट ने यह भी माना कि पाकिस्तान ये प्रूव करने में सक्षम नहीं रहा कि वो एक स्पाई था। तो इतने पॉइंट्स के फैसला आ जाने के बाद पाकिस्तान का केस बिल्कुल धराशायी हो चुका है। ये सारी बातें जो भारत पाकिस्तान को समझाता रहा, पाकिस्तान से कहता रहा, वो आज अदालत से सुनने के बाद शायद पाकिस्तान को एहसास होगा कि जो उसने किया था वो गलत था। एनके सिंह साहब, अब ये सवाल रह जाता है, पाकिस्तान इस फैसले को चैलेंज कर सकता है, वो अपील कर सकता है कहीं, जैसा कि आमतौर पर अदालतों में होता है, फैसलों की कहीं ना कहीं ऊपरी अदालत में सुनवाई होती है। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर भी कुछ है? नहीं, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। ये जो है अब इसके बाद ये केस के मेरिट पे वर्क किया जाएगा। अभी तक कोर्ट ने ये कहा कि हालांकि मेरिट एक तरह से आ ही गया था जब सिक्योरिटी क्लॉज जो 2008 के उसमें है, बाइलेटरल एग्रीमेंट में है, उसको उसने डील किया और पाकिस्तान ने बार बार बताना चाहा कि साहब ये सिक्योरिटी थ्रेट था, तो उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया, कहा कि नहीं हम आपका इस स्टेज पे नहीं देखेंगे, तो वर्चुअली वो निगेट कर दिया गया था। अब ये केस की मेरिट देखी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात है कि 150 दिन का पाकिस्तानी लॉ में अपील के लिए टाइम होता है, वो 150 दिन तो ऑलरेडी उसको मिलने ही थे। इसके अलावा इस समय जो स्टे हो गया है, इसका फायदा यह है कि अब जब तक ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फैसला नहीं आएगा फाइनल, तब तक ये ऑपरेशन स्टे रहेगा इनके लॉ का और ये फांसी नहीं होगी। ये एक बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे बड़ी जीत ये है कि इंटरनेशनल कमिटी में अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शर्मनाक ये जजमेंट जो है पाकिस्तान के लिए शर्म वाला जजमेंट है और शायद इससे इसको अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसने लगातार ये कहा कि ये स्पाई था और स्पाई था इसलिए हमने पकड़ा था। हकीकत यह है कि इस बात को कोर्ट ने कतई नोटिस नहीं लिया जब उसने कहा कि हम रिकॉर्ड आपको दिखाते हैं, कन्फेशनल रिकॉर्ड। आप ताज्जुब करेंगे कि पकड़ने के कई महीने बाद तो ये कन्फेशनल रिकॉर्ड हुआ, उसके कई महीने बाद आप एफआईआर करते हैं। आप जरा सोचिए केस कितना वीक होता जा रहा है कि आपने कन्फेशनल रिकॉर्ड काफी दिन बाद किया, उसके बाद ट्रायल जो आप करते हैं वो सिर्फ 4 दिन में कर देते हैं। आप जरा सोचिए दुनिया वर्ल्ड के किसी उसमें आपने देखा तो ये वर्चुअली कंगारू कोर्ट है। और यही वजह है कि वहां पे जब इंटरनेशनल कोर्ट पे ये पूरा इशू गया तो एक जो परसेप्शन जजेस का बनता है वो परसेप्शन था कि नहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। और जो बेसिक डॉक्ट्रिन उसने आज एस्टेब्लिश किया है वो ये है कि इस तरह के जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं ये इक्लिप्स नहीं करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के ऊपर ये नहीं है। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरी जनरल मैं 2 बात कहना चाहता हूं। मैं पहले पॉइंट नंबर 4 पे अपने आता हूं, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 और 3 पे बाद में आऊंगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था और नॉर्म्स को फॉलो किया गया? नहीं। आर्टिकल 36 ऑफ VCCR वो कहता है कि जो सेंडिंग स्टेट है और रिसीविंग स्टेट पाकिस्तान और सेंडिंग स्टेट हिंदुस्तान, इस केस में 2 प्रमुख बातें हैं, राइट ऑफ नोटिफिकेशन, राइट ऑफ एक्सेस, राइट टू एक्सेस। नोटिफिकेशन, क्या रिसीविंग स्टेट पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को, सेंडिंग स्टेट को सही वक्त पे नोटिफाई किया? नहीं। उसके बाद राइट टू एक्सेस, क्या कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया? नहीं। 16 बार हिंदुस्तान ने राइट ऑफ एक्सेस मांगा, कॉन्सुलर एक्सेस नहीं। तो इस तरह से आप यदि जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है आर्टिकल 14 कहता है कि सिविल और ह्यूमन राइट्स ऐसा प्रावधान फॉलो करना होगा जो कि सिविल और उसके ह्यूमन राइट्स इशू को एड्रेस पूरी तरह से कर रहा हो। क्या पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने फॉलो किया? नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं आर्मी जानता हूं, अच्छी तरह से अवगत हूं। 4 तरह के कोर्ट्स होते हैं, समरी कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल, फील्ड कोर्ट मार्शल, FSGG से जनरल कोर्ट मार्शल। ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल क्यों हुआ? ये नॉर्मल कोर्ट मार्शल का प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं हुआ? वहां भी क्योंकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो
पावर्स है वो आर्बिट्री है। वहां आपको कोई सबूत नहीं देना, कोई गवाही नहीं देनी, नहीं पूछना, कमरे के अंदर बंद करो, वहीं पर डिसीजन लो, आर्मी चीफ से हुक्म आएगा, इंप्लीमेंट करो। लेकिन इससे बड़ी बात जो मदन साहब आप कह रहे थे वो बहुत अहम है। हमें याद है मुंबई के जो हमले हुए, भारत सबूत पे सबूत, डोजियर पे डोजियर, फाइलें पे फाइलें पाकिस्तान को देता रहा, पाकिस्तान उनको कूड़े के डब्बे में डालता रहा। वो आतंकवादी जो सरेआम घूम रहे हैं, घोषित आतंकवादी, उनको कभी हाउस अरेस्ट का नाटक, कभी जेल फिर बेल, यही सब कुछ चलता रहा। लेकिन आज इस मामले में पाकिस्तान को अपनी दवाई खानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा इंटरनेशनल कोर्ट को कि कौन से सबूतों के बिना पर आपने कुलभूषण जाधव को यह सजा सुनाई। दुनिया के सामने वो सबूत रखने पड़ेंगे। ये जो पाकिस्तान स्टेट है ये अब टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दी जाएगी। आप देखना, समय दूर नहीं है। चूंकि पाकिस्तान जिस तरह से पूरे विश्व में बिहेव कर रहा है, उससे इंडिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, ऐसा कोई देश नहीं है जो प्रभावित अब उसके टेररिज्म से नहीं है। और जब इनकी अपने पे आती है बात, अब जम्मू कश्मीर में देख लो क्या कर रही हैं ये। और ये यादव वाला जो केस है, जैसे मैंने कहा कि एक छोटी सी कोठरी में, अंधेरी कोठरी में आपने 4 दिन केस चलाया और उसको फांसी की सज़ा सुना दी। क्या सबूत थे, क्या नहीं थे, किसी को पता ही कुछ नहीं। बिना किसी कानूनी सलाह के, बिना कानूनी सलाह दिए किसी मुलजिम को, ये कोई लाफ जंगल बना दिया इन्होंने इस केस में। इसीलिए जुरिसडिक्शन पॉइंट आप माना गया और इसीलिए अब आगे देखना, चूँकि मैं जनरल साहब तो काफ़ी ज्ञानी हैं और बड़ा एलेबोरेट करके आपको बता रही है, लेकिन मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए बीइंग ए लॉयर नहीं करूँगा चूँकि डिफेंस जो हमारा है वो आगे इन एडवांस नहीं खोला जा सकता। बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो हरीश साल्वे की टीम वहाँ आर्ग्यू करेगी। इन एडवांस वेपन हम उनको मुहैया नहीं करा सकते। जो हमारी ट्रेजरी में वेपन्स हैं उनको रखना है और दिखाने नहीं है, वो कोर्ट में दिखाए जाएंगे। ये मेरा अपना परसेप्शन है, मेरा अपना काम करने का बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर तरीका है और होना भी यही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसमें सौरभ एक चीज और भी है, मुझे आप इजाजत दें तो ब्रेक के बाद मैं आपकी बात सुन लेता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं, लेकिन भारत के लिए बड़ी जीत है और यकीनन जो परिवार वाले हैं कुलभूषण जाधव के, उनके मित्र हैं, उनके लिए आज होली दिवाली है। तो कुलभूषण जाधव और भारत के लिए बड़ी जीत है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पाकिस्तान को फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए कह दिया गया है। अमरिंदर शरण जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। शरण साहब, भारत ने अपनी तरफ से जो कर सकती थी भारत सरकार, वो तो किया है। अब सवाल बार बार उठा रहा हूं क्योंकि खदशा, आशंका पाकिस्तान को लेकर हमेशा बनी रहती है, इस फैसले का कितना सम्मान होगा, क्योंकि मामला वहां की मिलिट्री अदालत में चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पार्टिसिपेट किया और उसने सारा बहस किया, उसके सारे ऑब्जेक्शंस को सुना गया और सुनने के बाद यह डिसीजन आया। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी फोरम में तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपका फैसला मेरे पक्ष में आएगा तो मैं मानूंगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं मानूंगा। ये तो एनोमलस सिचुएशन हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अगर लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह रवैया रहा है, अगर वो ना माने किसी भी फैसले को तो ऐसे जाना पड़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ में। सिक्योरिटी काउंसिल में खतरा यह है कि उनको चीन का वीटो मिल जाता है। ये तो हम लोग तब सोचेंगे जब वो कहे कि हम नहीं मानेंगे जी। अभी तक उसने ये नहीं कहा है कि मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा। उसने कोर्ट में ये कहा कि आपको जुरिसडिक्शन नहीं है, कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत है, हम लोगों को जुरिसडिक्शन है। इसके बाद उनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि मैं आपका फैसला नहीं मानूंगा। इसलिए अभी उस बात पर स्पेकुलेट करना बेकार है। आज के दिन तो यह है कि भारत की अभूतपूर्व विजय हुई है और कोर्ट ने माना कि उसको जुरिसडिक्शन है, कोर्ट ने माना कि काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए था, कोर्ट ने यह माना कि प्राइमा फेसी वो प्रूव नहीं कर सके कि वो एक स्पाई है, कोर्ट ने उसकी फांसी पे रोक लगा दी। अब मेरा मानना है कि इतनी जल्दी वो ये प्रतिक्रिया नहीं देने वाले कि मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा। अभी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया का इंतजार है, पाकिस्तान क्या कहता है। हाँ, पहली प्रतिक्रिया का इंतजार है। तो ये कहना कि वो नहीं मानेंगे और उस पर बात करना तो स्पेकुलेटिव बात होगी। आप ठीक है, ये जल्दबाजी होगी। एम्बेसडर योगेंद्र कुमार भी हैं। एम्बेसडर साहब, अच्छा वो अब नहीं है चर्चा में हमारे साथ, एनके सिंह साहब स्टूडियो में हैं।
सिंह साहब, इससे यह साबित हुआ पाकिस्तान के लिए सबक है कि अगर आपकी केस की बुनियाद ही कमजोर हो और आपको पता हो कि आपने शुरुआत से ही गलत किया है, तो कम से कम ऐसे बड़े फोरम पर जाकर के कम से कम आपको धौंस नहीं दिखानी चाहिए, जो शुरुआत से पाकिस्तान कहता रहा कि आपके पास यह मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। नहीं, एक बड़ा फेस लॉस है इंटरनेशनल फोरा पे पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा फेस लॉस भी है। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान ने शुरू से ही इसमें चालाकी की। आप यहाँ इसी में देख लीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसने फैक्ट्स को इसका सीक्वेंस बदल दिया। उसका कहना था, दलील ये थी कि साहब हमने हिंदुस्तान से कहा कि आप हमें अगर इसके प्रोसीडिंग में, इन्वेस्टिगेशन में मदद करें तो हम आपको कॉन्सुलर एक्सेस देंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। जैसे ही 3 मार्च को पकड़ा, उसके उसी महीने में 25 मार्च को ये भारत को बताया गया कि आपका एक आदमी पकड़ा गया है। इमीडिएटली भारत ने कहा कि नहीं साहब, मुझे कॉन्सुलर एक्सेस दीजिए, मैं पता तो करूं कि कौन है ये और क्या हुआ है। उसने उसको डिनाई कर दिया और ये कहने लगा कि नहीं साहब, ये तब देंगे जब आप हमें इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करेंगे। वहां पे कोर्ट में जब जाके पाकिस्तान ने कहा कि साहब इन्होंने हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं किया, हमने तो कहा था कि कॉन्सुलर एक्सेस देंगे। एक्चुअली ये उल्टा हुआ था। पहले हमने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा था ताकि अब समझे कि केस क्या है, किस केस में असिस्टेंस मांग रहे हो। तो ये वहां पे एक्सपोज भी हुआ पाकिस्तान। तो डे 1 से पाकिस्तान इस पूरे केस में एक चालाकी भरा, मक्कारी भरा जो चीजें होती हैं वो कर रहा था। और आज इस जजमेंट के बाद से इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप देखेंगे कि एक बड़ा फेस लॉस है। कोई भी कोर्ट जब अपना जजमेंट देती है तो उसको पास इन्फोर्स करने के पावर्स नहीं होते हैं, वो पब्लिक ओवेशन पे होता है, पब्लिक रिकॉग्निशन पे होता है। तो यही इंटरनेशनल कोर्ट का भी है, लेकिन इसको ना मानना पाकिस्तान के लिए काफी महंगा पड़ेगा कई मायनों में। एक बात लेकिन जरूर है, जो जनरल साहब उसके बारे में बता सकते हैं। जनरल साहब, ये आपने पहले कहा कि ये वहां की सिविल अदालत में मुकदमा नहीं चला था, उनकी मिलिट्री अदालत में मुकदमा चला था। और पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 सालों में इन्हीं मिलिट्री अदालतों ने ऐसे ही समरली किसी को 4 दिन में फैसला हो गया। 100, 200, 300 न जाने कितने लोगों को उन्होंने फांसी की सजा दी है। तो क्या वो ये आड़ ले सकता है कि क्योंकि पाकिस्तान में कब मिलिट्री सरकार की सुनती है, कब सरकार मिलिट्री के नीचे आ जाती है, पता नहीं चलता। तो क्या ये मिलिट्री कोर्ट वाली बात वो इसकी आड़ ले सकता है? देखिए, मिलिट्री कोर्ट का कैसे आड़ लेगा? मैंने अपने पॉइंट नंबर 1 में ही बोला है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। क्या FGCM, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, कमांडर जादव पे एप्लीकेबल है? नहीं है। वो इंडियन नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर है, 2002 में रिटायर किया। 2005 के बाद तो इंडियन नेवी का एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं है। हम पर आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट एप्लीकेबल, हम आर्मी ऑफिसर है तो आर्मी एक्ट एप्लीकेबल है रिटायरमेंट के 3 साल तक। 2010 में रिटायर किया, 2013 के बाद आर्मी एक्ट मुझ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो कमांडर जादव पे पाकिस्तान का आर्मी एक्ट एक्स नेवल ऑफिसर पे कैसे एप्लीकेबल है, यह विस्मय की बात है। दूसरी बात, जब पाकिस्तान में सिविल कोर्ट है तो व्हाई नॉट सिविल कोर्ट? तीसरी बात, जब सनसेट क्लॉज था पाकिस्तान का, जब 2014 में ये मिलिट्री कोर्ट बना, सनसेट क्लॉज 2016 में खत्म हो जाता है। एक ब्रेकिंग न्यूज है, सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का इस फैसले पर रिएक्शन आ चुका है। वो देखें, ट्वीट किया उन्होंने, कहा कि फैसला पूरे देश और जाधव के परिवार के लिए राहत भरा है और उन्हें खुशी है आज की इस भारत की जीत पर। पूरे देश और कुलभूषण जाधव के परिवार के लिए ये एक बड़ी जीत है। तो कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का रिएक्शन। उन्होंने कहा, अदालत का फैसला पूरे देश और जाधव के परिवार के लिए राहत भरा है। सुषमा स्वराज ने प्रभावी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत का पक्ष रखने के लिए हरीश साल्वे का भी आभार व्यक्त किया है। सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के सांसद, वो भी इस पर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उसमें मैं यही कहूंगा कि हमारी संपूर्ण जीत हुई है और 2 बातों पर हमारी बातों को मानी गई है। एक बात है कि काउंसिलर एक्सेस और दूसरा है कि हैंगिंग पर स्टे ऑर्डर, दोनों में जीत हो गई। ओके, एक सवाल और आपसे जी। अगर कई बार ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इस पर अमल नहीं करेगा क्योंकि वहाँ की मिलिट्री इस तरह, और इस वक्त खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस फैसले पर संतोष जताया है और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से उन्होंने फोन पर बात की है, इस पूरे फैसले की जानकारी ली है और इस पूरे घटनाक्रम से वो अवगत हैं, ये पता चल रहा है। उन्होंने बात की है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले पर संतोष जताया है, खुशी जताई है और विदेश मंत्री से बात की है। लगातार हमारी बातचीत भी जारी है। अब इसके फौरी नतीजे क्या हो सकते हैं, मनन साहब, अब ये आपसे हम समझना चाहते हैं।
एक तो अब काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान को देनी होगी, भारत के अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिल पाएंगे, देख पाएंगे उन्हें कहां रखा गया है, किस हालत में रखा गया है। एनके सिंह साहब, ये सवाल मैं आपके पास ले आता हूं। अब सबसे पहले तो काउंसलर एक्सेस देनी पड़ेगी पाकिस्तान को, जो 16 बार वो ठुकरा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, काउंसलर एक्सेस देनी पड़ेगी। और काउंसलर एक्सेस देंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि वहां पे हुआ है, इन तमाम जो टॉर्चर किया गया है, जिस तरह से इलिसिट किया गया इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें सामने आएंगी और भारत उसको लेके एक पुख्ता ग्राउंड बनाएगा। और वो ग्राउंड जब इंटरनेशनल कोर्ट में इस केस की मेरिट के लिए ट्राई किया जाएगा तो वो वजनदार होंगे। काउंसलर एक्सेस से हमारे पास वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कि मैनिपुलेशन के उसमें आती है, जो पाकिस्तान ने मैनिपुलेट किया है। लिहाजा ये हमारे लिए एक बड़ी जीत इसलिए भी होगी कि इंटरनेशनल कोर्ट में जब इसके मेरिट पे चर्चा होगी तो ये एक हमारे लिए बड़ा रहेगा। दूसरा ये कि ये मानना कतई मुझे लगता नहीं है, ये कोर्ट है लेकिन इसकी अपील लाई करती है आर्मी कोर्ट की सिविल कोर्ट में, और ये अपील 150 दिन की होती है पाकिस्तान लॉ के हिसाब से, तो वो अपील तो लाई करती ही है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद ही मुझे लगता है कि कोई और स्टेप आगे बढ़ेगा पाकिस्तान में। लिहाजा पाकिस्तान को विली निली ये मजबूर होना पड़ेगा कि दो चीजें, काउंसलर एक्सेस दे और इसके अलावा ये जो तमाम जो आप देख रहे हैं हॉस्टिलिटी, ये कम करे, क्योंकि इंटरनेशनल नजर इस समय लगी हुई है पाकिस्तान में बहुत तेजी से। तो जितने भी हॉस्टिलिटीज आप देख रहे हैं, इस केस का ये भी एक कोलेटरल असर होगा कि ये हॉस्टिलिटीज पाकिस्तान के लिए अब कम करना मजबूरी होगी। ठीक, लेकिन मनन साहब अब ये बताइए, अब 2 जगह मुकदमे चल रहे हैं पाकिस्तान में। फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ भारत ने अपील कर रखी है, कुलभूषण जाधव के परिवार की तरफ से भारत ने कहा है कि हम इसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं, और एक तरफ आईसीजे में चल रही है। तो ये 2 पैरेलल मुकदमे चलते रहेंगे। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट का जो डिफरेंट फोरा है, लेकिन जो अपील पाकिस्तान की कोर्ट में होनी है, हायर कोर्ट में होनी है, वो तो मैंडेटरी है और इनको कोर्ट में वो अपील करनी होगी। चूँकि असली जो मुकदमा है, जो असली अपील सुनी जाएगी, वो पाकिस्तान में ही सुनी जाएगी। लेकिन जहाँ तक मोटा मोटा जो कि काउंसलर एक्सेस, उस पे मुकदमा किस हालात में चलाया गया, ये चीज़ें सारी इंटरनेशनल कोर्ट देख लेगी। लेकिन यहाँ तक अपील का सवाल है, वो पाकिस्तान की ही अपीलेट कोर्ट ही सुनेगी और उसमें अपील करना बनता है और अपील हो भी रही है। जी हाँ, वो पाकिस्तान के लेकिन सौरभ, मुझे एक सवाल शायद मनन साहब ज्यादा बता पाए। अमरेंद्र जी हैं और अमरेंद्र जी ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप किनसे पूछना चाहते हैं? जी, अमरेंद्र जी से पूछना चाहते हैं। अमरेंद्र जी, ये जो केस का मेरिट होगा, क्योंकि अब अगर कोर्ट ने ये कह दिया है कि नहीं काउंसलर एक्सेस दीजिए और इस पे ऑपरेशन रोक दीजिए जब तक हम इस केस को डिसाइड ना करें, तो इसका सीधा मतलब है कि केस के मेरिट को भी वो जज करेगा। अगर मेरिट को जज करता है और इधर सिविल कोर्ट से डायगोनली अपोजिट जजमेंट्स आते हैं दोनों तरफ से, तो क्या सिचुएशन होगी? वियना में मेरा जो अपील है, वो हमारा केस मेरिट पे नहीं है। वहां पे जो हम लोगों का केस है, वो तो इस बात के लिए है कि हमको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। वहां पर हमारी लड़ाई प्रोसीजरल है और ह्यूमन राइट्स की है। और काउंसलर एक्सेस के ह्यूमन राइट्स की तो है ना? मेरिट पे जो डिसीजन है जी, मेरिट पे जो डिसीजन है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट करेगी। हाँ, नहीं, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके इंडिया जाती है, जो जाएगी ही, उस पे अगर डिसीजन आता है कि हाँ वायलेशन हुआ, और दूसरी तरफ यहाँ की जो कोर्ट है, फेडरल कोर्ट, उसने कोई दूसरा जजमेंट दिया, तो वो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जजमेंट होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट होंगे। उस स्थिति में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का अपील वहां पर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लाई नहीं करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हम लोग गए हैं, वो गए हैं फॉर असर्टिंग आवर इंटरनेशनल राइट्स गिवन टू अस बाय इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, जो हमारा वियना कन्वेंशन में राइट है, उसके लिए गए हैं। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, उसमें काउंसलर एक्सेस का डिनायल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बराबर माना गया है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स के बराबर माना गया है। तो ये अगर वहां से डिक्लेयर कर देता है ये ट्रायल नॉनेस्ट है, तब दोबारा ट्रायल होना होगा।
ठीक ठीक ठीक। और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना ही समझना चाहता था। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, सिंह साहब आप जब कह रहे थे तो जी। मैं सिंह साहब से एक लाइन एक गाइड की तरह लेकर आगे बढ़ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कॉन्सुलर एक्सेस हिंदुस्तान के एक हाई कमिश्नर को दिया जाता है तो जो पूरे हिंदुस्तान में एक शक की जो गुंजाइश है कि क्या कमांडर जाधव आज की तारीख में जिंदा है या नहीं, तो यदि कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाता है और सचमुच में हाई कमिश्नर उससे मिलते हैं तो ये शंका तो है पूरी तरह दूर हो जाएगा, और यदि वो नहीं मिल पाते हैं तो ये शंका पूर्ण रूप से कन्विंसिंग हो जाएगा कि कमांडर जाधव को पहले ही मार दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात, जो प्रोसीजर के एस्पेक्ट आप मुझसे पूछ रहे थे, देखिए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जो प्रोसीजर होता है आर्मी एक्ट के तहत कि वहाँ फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड क्या प्रावधान का मौका दिया जाता है एक्यूज्ड को, डिफेंडिंग ऑफिसर उसके चॉइस का होना चाहिए, फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड उसके चॉइस का होना चाहिए। क्या ये सब प्रावधान कमांडर जाधव को, यानी मिलिट्री कोर्ट में भी जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है उसको अपने बचाव के लिए वकील मिलता है? करेक्ट, वो तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यहां नहीं मिला। और सुबह में डेली जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले डेली उसका मेडिकल चेकअप होता है और डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है कि वो फिट स्टेट में है इंक्वायरी फेस करने के लिए, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट हाई कमिश्नर को देना चाहिए था कि वो फिट स्टेट में है इंक्वायरी फेस करे। और कुछ नहीं हुआ। इन्हीं सब को लेके अमरेंद्र शरण जी, इन्हीं सब को लेके अगर वहां पे इंडिया जाता है कि नहीं साहब ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और उस पे कोई जजमेंट आता है, तो मेरा क्वेश्चन ये था, हम अपील लाई करने की बात नहीं कर रहे थे, अपील तो वहां का फेडरल कोर्ट जो है वो सुप्रीम है और यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन अगर डायगोनली अपोजिट जजमेंट होते हैं, अगर इंटरनेशनल कोर्ट कहता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है और यहाँ पे ये कहते हैं फेडरल कोर्ट की नहीं हुआ है, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा जजमेंट, वो कौन सी सिचुएशन आ सकती है? पहली बात तो यह है कि मैं इस सिचुएशन को विजुअलाइज नहीं करता। जितने भी कोर्ट्स दुनिया के हैं दे डेफर टू द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उनका दायरा ज्यादा बड़ा है और उनका एक लीगल कम्युनिटी में सम्मान है, इसलिए उससे वो डेफर करते हैं, उसके फाइंडिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, और उससे अलग फैसला पाकिस्तान के हाई सुप्रीम कोर्ट का आएगा ये मानना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इंडिया की तरह काफी इंडिपेंडेंट और मजबूत है। इसलिए आज के दिन ये कहना कि वो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उनके कहने से गलत डिसीजन दे देगा, ये मुश्किल है। पहले तो हम लोग को देखना चाहिए कि उसमें है क्या, फैसले में उन्होंने कहा क्या। अगर सिर्फ ये कस्टडी में लिए गए बयान के आधार पर उसको सजा हो गया और कोई गवाही नहीं है तो ऐसे ही खत्म है वो मामला। जी हाँ, इसके अलावा कोई उनके पास सबूत है नहीं अमरेंद्र जी, क्योंकि उन्होंने अदालत में भी, आईसीजे में भी उन्होंने केवल कन्फेशनल वीडियो जो उन्होंने बना रखा है जिसमें इतने एडिटिंग कट्स हैं कि कोई भी देख के कह सकता है कि इसको फर्ज किया गया है, वो रखने की कोशिश की थी और उसको भी उन्होंने मना कर दिया। अदालत ने कहा कि हम नहीं रखने देंगे, उसको मना कर दिया। तो उसके बेसिस पे थोड़ी सजा हो सकता है। तो अच्छा, एक बार हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो प्रेसिडेंट जज थे उन्होंने क्या कहा है अपने फैसले में, वो सुनवाते हैं। Pakistan has indicated that any execution of Mr. Jadav would probably not take place before the end of August 2017. This suggests that an execution could take place at any moment thereafter, before the court has given its final decision in the case. The court also notes that Pakistan has given no assurance that Mr. Jadav will not be executed before the court has rendered its final decision. That Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings. तो आपने देखा जज ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने हमें ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं दी है कि वो इस अदालत के फैसले से पहले कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं देगा, इसीलिए हम ऐसा निर्देश जारी कर रहे हैं। और अब मुकुल रोहतगी उन्होंने क्या कहा है ये सुनते हैं। कि सारी दुनिया और सारी दुनिया के न्यायाधीश और 15 न्यायाधीश की ये बेंच होती है, उसने दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। जो भी उन्होंने दलीलें रखी कि प्रॉपर ट्रायल हुआ, मिलिट्री ट्रायल हुआ, वो सब बोगस पाया गया। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि
इनको जाधव जी को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी और मामला पूरी तरह से सुना जाएगा, पूरे मुद्दे देखे जाएंगे और वो होगा किसी टाइम अगस्त के महीने में। इसलिए सारा भारत और जाधव जी की फैमिली अब इस इत्मीनान से रह सकती है कि वो सेफ हैं और सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक पूरे मुद्दे का फैसला ना किया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जज की एक और टिप्पणी, एक और बयान, वो सुनिए। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. 2. Unanimously decides that until the court has given its final decision, it shall remain seized of the matters. बनन साहब, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं सरकार के रुख के ऊपर। ये इस पर बहुत चर्चाएं हुई, काफ़ी लिखा गया, कहा गया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपने मामले नहीं ले जाता है। हमने काफ़ी पहले से ऐसा स्टैंड ले रखा है और हमने यही रुख अपनाया था कैप्टन सौरभ कालिया के मुद्दे पर भी, जिनके शरीर को काफ़ी टॉर्चर करने के बाद वापस लौटाया था पाकिस्तान ने, वहाँ भी हम नहीं गए थे। इस मुद्दे को हम अदालत में लेकर के गए। सिंह साहब, इस पर आपका कमेंट मैं चाहता हूँ, सरकार के रुख पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम पहले, हमारा स्टैंड रहा है ये वो स्टैंड कि हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं ले जाते अपने मामले जुड़े हुए कॉमनवेल्थ देशों से मामले। जी हाँ, ये हमने 1974 में एक वो किया था, वो तय किया था कि हमने अपने इंटरनेशनल जो इस तरह के मामले हैं उसको हम बाइलेटरल, खास करके जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके बाइलेटरल इश्यूज जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। इतना ही नहीं, ये भी बात सही है कि 2008 में हमने बाइलेटरल एग्रीमेंट किया था, ये भी सही है। और ये भी सही है कि जब हमने पाकिस्तान का एक हवाई जहाज गिराया था जो कि रिकॉनेसेंस के लिए आया था, जासूसी के लिए आया था 99 में, और उसमें 16 आदमी मर गए थे, तो यही पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट गया भी था और वहां से इसको इसी ग्राउंड पे कोई राहत नहीं मिली कि भाई आप लोग ये आपस में डील करें, क्योंकि ये आपस में डील करेंगे। और इसी आधार पे कि 1974 में ये डिसीजन किया था हम लोगों ने। लेकिन आज ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। उसकी वजह क्या है? पूरे विश्व में एक परसेप्शन चेंज हुआ है ह्यूमन राइट्स को लेके। आज इंटरनेशनल कोर्ट ही नहीं, इंडिया की कोर्ट, पूरे देश की कोर्ट का परसेप्शन बदला है। इसलिए जाधव जब जेल में जाता है और उसको फांसी देने की सजा आप 4 दिन में समरी ट्रायल में सुना देते हैं, किसी के भी गले नहीं उतरती है। बहरहाल भारत सरकार के रुख की भी और भारत के जो वकील वहां पे गए उन सब की दलीलों की और उनके काम की तारीफ करनी होगी इतनी बड़ी विजय के लिए। हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।